जब बोलिएगा तब। जब बोलेंगे तो उससे 2-4 सेकंड बाद शुरू करो। ओके। ठीक है, शुरू करो। नमस्कार, बोले मैं 2-4 सेकंड बाद। तो 4 सेकंड तो नहीं, हो और गया थोड़े था। पे, हाँ, शुरू करो। नमस्कार, मैं डॉक्टर रागिनी सरना आज के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और हमारे साथ हमारे गुरुजी पंडित देवाशीष डे जी उपस्थित हैं, उनको मैं प्रणाम करती हूँ। और एक हम लोग आज एक स्पेशल एपिसोड लेके हाजिर हुए हैं, जिसमें ये आप देख रहे होंगे, ये संगीत पत्रिका, जो कि एक बहुत ही पुरानी पत्रिका है संगीत की। इसका ये अंक है टप्पा ठुमरी दादरा अंक, और जनवरी 2026 का। और इसके संपादक हैं डॉक्टर राजेंद्र कृष्ण अग्रवाल जी। तो इस पुस्तक में गुरुजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल प्रकाशित हुआ है, जिसे मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो मैंने सोचा कि आप सबके समक्ष भी इसको हम साझा करें, पढ़ें। और साथ ही साथ चूँकि एक लेखक की दृष्टि से गुरुजी क्या सोचते हैं इस आर्टिकल को लेके, उनके क्या विचार हैं, वो बीच बीच में हम जानते चलेंगे। तो शुरू करूँ मैं? बिल्कुल। ठुमरी शिक्षण, चुनौतियाँ एवं प्रयोग। कल ही की तो बात है, दोपहरिया की अलसाई गुनगुनी धूप में पैर फैलाया ही था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। फिर कौन आ गया? अभी अभी तो सुबह के सारे विद्यार्थी मुझसे सीखकर घर गए। मन मारकर उठे। दरवाजे पर दो अपरिचित चेहरे। जी बताइए। हम दोनों बहुत दूर से आ रहे हैं। ट्रेन लेट हो गई तो आने में विलम्ब हो गया। अच्छा, आइए, बैठिए, बताइए क्या काम है? एक ने हाथ जोड़कर कहा, मेरा बेटा 12 साल का है, अच्छा गाता है, अच्छा गला भी है, पर कुछ सीखा नहीं है। पढ़ाई करता है। आपसे संगीत सीखने की अर्ज़ी लेकर आया हूँ। और आप? दूसरे ने कहा, मेरी भी बेटी है, 18 साल की है और बीए पढ़ रही है। यूट्यूब से सुन सुनकर कुछ कुछ गाती रहती है, तो हम दोनों विधिवत तालीम दिलाने के लिए आपसे मिलने आए हैं। मैंने देखा दोनों सीधे साधे लोग हैं। बातों बातों में पता चला कि उन्हें संगीत की तनिक भी जानकारी नहीं है। अब उन दोनों ने स्पष्ट किया, हम दोनों की इच्छा है कि बच्चे ठुमरी सीखें। शास्त्रीय संगीत और ख्याल सरगम ये तो बहुत कठिन है। बच्चों पर पढ़ाई का भी बड़ा प्रेशर है, तो उतना मेहनत तो नहीं कर पाएंगे गुरुजी। इसलिए हम लोग आपसे निवेदन करते हैं कि उनको ठुमरी सिखा दीजिए। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं इनसे बोलूँ तो क्या बोलूँ। आप दोनों बच्चों को लेकर आइए, थोड़ा सुन लूँ कि कैसा गाते हैं, फिर शिल्पायन की कक्षा में एडमिशन करवा दूँगा। ऐसा कहकर मैंने उन्हें विदा किया। मन में तमाम बातें उथल पुथल करने लग गईं। क्या ठुमरी ऐसी चीज़ है जो बिना किसी तालीम और मेहनत के सीखी जा सकती है? आखिर लोगों के मन में ये बात कैसे बैठ गई? जहाँ तक 4 दशकों से हज़ारों विद्यार्थियों को शिक्षा देते, रियाज़ करवाते, मैंने महसूस किया है कि ठुमरी के बारे में इस प्रकार की भ्रांत धारणाएं बहुत पहले से रही हैं, और अब तो और भी अधिक बढ़ती ही जा रही हैं। जेन ज़ी के बच्चों में एक प्रकार की होड़ सी मची है, गले की सर्कस जैसी तैयारी और उछल कूद वाली भाव शून्य गायकी की। ठुमरी के नाम पर याद पिया की आए, हमरी अटरिया पर, का करूँ सजनी आए न बालम, बस यही 3-4 पॉपुलर दादरा नुमा ठुमरियों से ही उनका सोशल मीडिया में छा जाने का काम चल जाता है। तो वस्तुतः ठुमरी के साथ नई पीढ़ी ही नहीं, पुरानी पीढ़ी ने भी कम अन्याय तो नहीं किया है। हमारे कितने ही महान गायक हुए हैं जो ठुमरी गाना अपनी शान के खिलाफ समझते थे और फरमाइश किए जाने पर मना भी कर देते थे। उस पर उपशास्त्रीय, सुगम शास्त्रीय, छोटी चीज़, हल्का गाना बजाना, तवाइफों, बाईजी लोगों का गाना, इस प्रकार के लेबल लगा दिए सो अलग। सभ्य समाज ने इसको हमेशा हिकारत भरी नज़रों से देखा। कुलीन गायक वादकों ने इसे अपनी शान के खिलाफ समझा। ऐसा क्यों? चलिए हम इसकी पड़ताल करते हैं।
तो आगे ठुमरी के बारे में, उसके इतिहास के बारे में आगे की बातें हैं। उससे पहले मैं गुरुजी से जानना चाहूँगी कि कुछ अगर वो इस बारे में कुछ बोलना चाहे, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। ये एक छोटी सी घटना थी जी। जो वास्तव में घटित हुई मेरे साथ, लेकिन यह अकेली घटना नहीं थी। घटनाएं इस तरह की बहुत मिलती जुलती होती गई। जैसे कक्षा में हमने किसी से कहा रियाज़ करो, रोज़ रेगुलर रियाज़ करोगी तब तो जाकर के गा पाओगी गले में ये वो। तो किसी ने अपनी कुछ समस्याएं बताई कि मैं इसमें व्यस्त हूँ और ये मैं नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, समय रोज़ दे नहीं पाती हूँ। ये रोज़ का रोना रहता है बच्चों का, बड़ों का भी। बिल्कुल। कोई कहता है मैं जॉब में व्यस्त हूँ, तो कोई कहता है घर का काम मुझे देखना पड़ता है, कोई कहता बीमार है, जो भी जिसकी भी जैसी है। लेकिन साथ में ये भी कहते हैं, बोले इसीलिए हम सोचते हैं कि ख्याल न गा करके मैं ठुमरी गाऊँ, कजरी गाऊँ, ये गाऊँ। तो हम मन ही मन सोचते हैं और इनको बताते भी रहते हैं हमेशा कि देखो भाई, एक अच्छा ठुमरी गाना या इफ़ेक्टिव उपशास्त्रीय गाना इतना आसान नहीं है, बल्कि मेरे हिसाब से वो ज़्यादा कठिन है। मैंने कई सारे बड़े गायकों को ठुमरी पर हाथ मारते देखा है और एक तरह से कहूँ तो फेल होते दिखे। अच्छे खासे ख्याल गायक, नामी, बहुत ही नामी, अनेकों सम्मानों से युक्त और सब कुछ। लेकिन एक ऐसी सभा में वे पहुँचे जहाँ पे ठुमरी, दादरा, चैती, झूला यही सब गाना था, होली ये सब गाना था। जैसे आप जानते हैं कि बनारस में गुलाब बाड़ी जैसे आयोजन होते आए हैं, सदियों से आते हैं। तो उसमें ये माना जाता है कि आप ख्याल नहीं, उपशास्त्रीय चीज़ें सुनाएंगे, ठुमरी भी कम बल्कि चैती और ये सब सुनाएंगे। तो मैंने कई ख्याल गायकों को उसमें फेल होते देखा है। तो मैं तो जानता हूँ, क्योंकि मैं दोनों ही विधाओं का गायन करता हूँ और दोनों ही विधाएं सिखाता भी हूँ, आसान नहीं। बस वही सब मैंने उसमें जो भी शिक्षण में चुनौतियाँ आई, पहला तो माइंडसेट चेंज करना होता है, ये सब बातें हैं। तो ये सब मैंने इसमें थोड़ा कवर किया है, आगे मैं बताया हूँ इसको मैंने। मुझे भी पर्सनली यही लगता है गुरुजी कि ठुमरी गाना वो सबसे डिफ़िकल्ट है। मतलब अगर गायन की जितनी भी विधाएं हैं उसमें से ठुमरी इसलिए कठिन है क्योंकि उसमें माने शास्त्रीय संगीत में तो फिर भी हम थोड़ा बहुत सरगम के माध्यम से और इसके माध्यम से भी सिखा सकते हैं, तान भी करते हैं थोड़ा कि गले की तैयारी दिख जाए। लेकिन ठुमरी में मुख्य भाव पक्ष ही है, तो उसको दिखाना जब तक आपको पूरे रागों की तालीम और मिश्रण, जैसे रागों के मिश्रण भी होते हैं, तो जब तक हम उसकी कई सारे रागों की तालीम पूरी अच्छी तरीके से, ताल की तालीम और भाव पक्ष, गले की तैयारी सब कुछ हो जाए, तभी हम ठुमरी को उचित प्रकार से गा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ। जी। कोई भी संगीत में जो हम लोग तालीम देते हैं, अगर तालीम से गाना है तो कुछ देखिए, कुछ टैलेंटेड बच्चे हैं, वो कोई भी चीज़ नकल बड़े अच्छे से कर लेते हैं और उनको थोड़ी समझ भी होती है। कुछ ये भी हम कह सकते हैं कि उनके पास कुछ प्रतिभा होती है कि वे बिना तालीम के भी कुछ कुछ गा लेते हैं, लेकिन उसकी भी दौड़ बड़ी सीमित है। तो जब भी आप सिखाने बैठते होंगे, जो भी सिखाने के चैलेंज को, चुनौतियों को समझ रहे होंगे, तो सबसे पहले देखिए सुर सिखाना पड़ता है। और सुर सिखाने के बाद तब आप उसको ताल में भी देखते हैं कि ताल में आ रहा है कि नहीं, तब आप राग या रागदारी पर जाते हैं जी। लेकिन अभी भी भाव का नंबर नहीं आया, क्योंकि केवल मात्र सुर सिखाने से भाव नहीं आने वाला है। ताल से पूरा भाव आएगा नहीं, भाव को वो सपोर्ट करेगा। सुर में नहीं होगा तो भाव नहीं आएगा। भाव या भावना को व्यक्त करना, अभिव्यक्ति करना, ये तो काफ़ी बात की चीज़ है। और ठुमरी में केंद्रीय तत्व ही भाव है। तो हमको पहले अगर हमने उसको स्वर नहीं सिखाया, ताल में माहिर नहीं किया, रागदारी उसको समझ में नहीं आ रही है, उसके अंदर रागदारी से वो ओतप्रोत न हो जाए, तब तक हम समझे कि वो भाव भी उत्पन्न करने लगे, ये असंभव है। सुगम संगीत में 2-3 मिनट की, 5 मिनट की चीज़ को बरत लेना उतना कठिन नहीं होता है, क्योंकि किसी ने आपके सामने एक खाका खींच दिया है, आपको उसका कार्बन कॉपी निकालना है। लेकिन यहाँ कल्पना भी चाहिए और भाव भी चाहिए। अब कल्पना और भाव का सम्मिश्रण करते हुए आपके अंदर से एक अच्छी कल्पना आ रही है, लेकिन उसको व्यक्त करना इतना आसान काम थोड़ी है।
यही चीज़ मैंने इन चीज़ों को समझाने की कोशिश की। जी, आगे चलते हैं हम लोग। वस्तुतः ठुमरी के साथ, ठीक है, ये वाली बात तो हम कर चुके हैं। आगे हम लोग ठुमरी शब्द के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ठुमरी ये शब्द हमारे संगीत के इतिहास में अपेक्षाकृत अर्वाचीन है। 17वीं शताब्दी में फ़कीरुल्लाह कृत राग दर्पण और मिर्ज़ा साहब कृत तुहफ़तुल हिंद से पहले ठुमरी शब्द का बिल्कुल भी उल्लेख किसी भी ग्रंथ में नहीं मिलता। चरचरी और झोंबरी ऐसे मिलते जुलते शब्द प्राप्त होते हैं। न केवल ठुमरी यह शब्द बल्कि इसकी व्याख्या भी पुराने ग्रंथों में दुर्लभ है। ऐसा प्रतीत होता है कि ग्रंथकारों को ठुमरी के बारे में या तो बिल्कुल भी पता नहीं था या फिर ठुमरी का नामोल्लेख करना उन्हें रुचि सम्मत नहीं लगता। इसीलिए तरह तरह की भ्रांत धारणाएं संगीत जनमानस में फैल गईं। यथा राजा मान सिंह तोमर ने तोमरी नाम से ठुमरी बनाया था, या नवाब वाजिद अली शाह ने ठुमरी का आविष्कार किया। इसमें कोई शक नहीं कि इन महानुभावों ने ठुमरी को अपनाया, प्रचार प्रसार किया, राजाश्रय प्रदान किया, पर आविष्कार या निर्माण किया जैसी ये सब बातें सत्य से परे ही हैं। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में थोड़ी बहुत व्याख्या मिलती है, पर वह भी असंपूर्ण नहीं है और एक पक्षी भी है। श्री कृष्णधन बैनर्जी गीत सूत्रसार पुस्तक में लिखते हैं, अवस्था देखने से ऐसा विश्वास होता है कि टप्पा को और भी संक्षिप्त करके गाने से ठुमरी गान का उद्भव हुआ। शोरीकृत गान को ही उस्ताद लोग टप्पा कहते हैं, उससे भिन्न टप्पा को वो ठुमरी कहते हैं। ठुमरी के बारे में ऐसी परिभाषा के पीछे सामाजिक व पारिस्थितिक दोनों ही कारण हैं। ये एक बहुत बड़ा विषय है जी। जिसको बहुत ही छोटे में मैंने इसको यहाँ पे लिखा है, क्योंकि ये मेरा मुख्य उद्देश्य नहीं था इस लेख का। जी इस बारे में कभी हम लोग फिर बात करेंगे जी बिल्कुल। कि ठुमरी के बारे में कैसे कैसी भ्रांत धारणाएं कैसे आई। फिलहाल हम लोग इसके शिक्षण के बारे में बात जी, ठुमरी का अपना स्वतंत्र अस्तित्व 20वीं शताब्दी में आया। उससे पहले नृत्य की सहचरी के रूप में ही यह हर एक कालखंड में अलग अलग रूपों में विद्यमान थी। रास, रासक, चरचरी के साथ नृत्य गीत के रूप में, छालिका या छालिक्य के संग या अन्य प्रकार के मंदिरों दरबारों के नृत्य के संग। आखिर मंदिरों या दरबारों में नर्तकी किसी ध्रुपद या ख्याल के साथ तो नृत्य करेगी नहीं, तो किसी लास्य भाव से पूर्ण श्रृंगार परक गीत, कोमल कमनीय गीत शैली वही नृत्य की संगिनी बन सकती है। यह काम नवाब वाजिद अली शाह के ज़माने तक बखूबी चलता रहा। इसके बाद फिर आया तवाइफों की महफिलों का दौर। ठुमरी ने अपना स्थान पाया इन महान गायकों के बीच। उस्ताद सादिक अली खां, भैयाजी गणपत राव और जगदीप मिश्र सरीखे दिग्गज गुरुओं ने अपनी तालीम में ठुमरी को एक नई दिशा, नया स्वरूप और नई दृष्टि प्रदान किया और ठुमरी की एक नई दशा की इबादत लिख दी। यह समय था जब ठुमरी को नृत्य की सहचरी की भूमिका से आज़ादी मिली। कॉन्सर्ट, कॉन्फ्रेंस व समारोहों में ठुमरी की आवाजाही बढ़ने लगी और समाज में एक प्रकार की इसको स्वीकृति मिल ही गई। अब ठुमरी को धीरे धीरे गायिकाओं व गायकों ने भी अपना लिया। इनकी गाई हुई ठुमरियाँ अमर होती गईं, परंतु फिर भी एक कमी रह गई थी, ठुमरी के इतिहास का अनुलेखन व ठुमरी को सुपरिभाषित करने की। 20वीं शताब्दी में एक अमूल्य शोधपरक पुस्तक आचार्य शत्रुघ्न शुक्ल जी ने लिखी, जिसका नाम था ठुमरी की उत्पत्ति, विकास और शैलियाँ। इस महत्वपूर्ण पुस्तक में हमें ठुमरी के इतिहास, ठुमरी शब्द की उत्पत्ति, ठुमरी के बारे में भ्रांत धारणाएं, ठुमरी के वर्तमान स्वरूप, परिवर्तनीयता और भविष्य की रूपरेखा की पूर्ण रूप से व्याख्या कर दी गई। ठुमरी के ऐतिहासिक स्वरूप के बारे में प्रोफेसर प्रेमलता शर्मा जी, जो कि एक अत्यंत विद्वतापूर्ण जिन्होंने एक शोध आलेख लिखा है,
उसका उल्लेख करना आवश्यक है। इसमें विदुषी लेखिका ने ठुमरी को स्वरूप और गुण के आधार पर प्राचीन ग्रंथों में उल्लिखित नादावती प्रबंध से जोड़ा है। ये जो आर्टिकल जिसका तुम जिक्र कर रही हो, जी। यह उनकी एक पुस्तक उनके देहांत के बाद उनके कुछ कुछ अप्रकाशित आर्टिकल्स थे, कुछ अलग अलग जगहों के थे, उनको संकलित करते हुए डॉक्टर उर्मिला शर्मा, उनकी बहन ने प्रेम रसायन, जी। प्रेम रसायन इस नाम से बड़ी मोटी सी पुस्तक लिखी। उसमें मेमोयर्स भी हैं एक पार्ट में, प्रेमलता शर्मा जी के बारे में उन अन्य लोगों ने, उनके शिष्यों ने, उनके साथ के लोगों ने क्या लिखा वगैरह। और शुरू में उनके द्वारा महत्वपूर्ण बहुत सारे ऐसे कार्य भी थे जो कि या तो अधूरे थे या अनपब्लिश्ड थे, उसमें दिए गए। उसी में मुझे ये आर्टिकल मिलता है। जी। उनके अनुसार नादावती ही आज की ठुमरी है। प्रबंधाध्याय में प्रबंध के 3 प्रकार बताए गए हैं, सूड, आली और विप्रकीर्ण। सूड के भी 2 भाग हैं, शुद्ध सूड और सालक सूड। इसी सालक सूड से ध्रुपद की उत्पत्ति मानी गई है। दूसरी ओर आली का ही एक भेद है, करपाठ प्रबंध, जिसे करवाल या कायवाल भी बताया गया है। इसी कायवाल से अपभ्रंश होकर ख्याल शब्द प्रचार में आया, ऐसा कुछ विद्वानों का मत है। जबकि एक भ्रांत धारणा जनमानस में फैलाई गई कि ख्याल मतलब कल्पना। किसी राजा या नवाब ने अपनी कल्पना से ख्याल गायकी को बना दिया। ये भी एक गप या कोरी कहानी लगती है। शुद्ध सूड के ही ये भी जो ख्याल शब्द की उत्पत्ति के बारे में है, जी। ये इनका नाम क्या था, वो त्रिपुरा के थे। उन्होंने बांग्ला में संगीत रत्नाकर का एक अध्ययन प्रस्तुत किया था। वो पुस्तक मेरे पास है, अभी लेखक का नाम भूल रहा हूँ, अगर याद आ जाएगा तो बताऊँगा। तो उस पुस्तक में ही उन्होंने इसको, हम पहली बार ये चीज़ देखा मैंने कि उन्होंने ख्याल को उर्दू के ख्याल कल्पना शब्द से जोड़ने से उन्होंने इनकार किया। बोले मुझे नहीं लगता है कि एक कल्पना हुई और किसी ने सोचा और ख्याल बन गया। ख्याल के लिए उनका ये मानना था कि ये कायवाल प्रबंध का ही, जो कायवाल शब्द है वही अपभ्रंश होके आया, उसी से कव्वाली, कौल, ख्याल, इस तरह अलग अलग विधाएं निकल के आती हैं। कायवाल या करपाठ, इसी करपाठ से ही त्रिवट निकलता है। तो ये जो उनकी एक दृष्टि थी वो मुझे बहुत वैज्ञानिक लगी और भाषा की दृष्टि से भी बहुत अच्छा लगा कि भाषा में जो अपभ्रंश होता है या तद्भव शब्द निकलते हैं उसके अनुसार भी ये सही है, ऐसा मुझे लगा। जी। शुद्ध सूड के ही विभिन्न भेदों, एला, करण, ढेकी इत्यादि में से एला के भी कई भेद हैं। गड़ैला के भेद हैं नादावती और छंदोवती इत्यादि। यही नादावती आज की ठुमरी है। शुद्ध सूड के भेद से निकलने वाली नादावती या आज की ठुमरी तब कैसे निम्न स्तर की गायकी कैसे हो गई, ये तो एक विचारणीय प्रश्न है। प्रोफेसर प्रेमलता शर्मा एवं प्रोफेसर सुभद्रा चौधरी ने इस पर महत्वपूर्ण शोध किया है। अन्य विद्वानों को भी इस पर और अधिक विचार करके प्रकाश डालना चाहिए। अब आते हैं इस प्रश्न पर कि ठुमरी को आखिरकार इतनी गिरी हुई नज़रों से क्यों देखा जा रहा था। इसकी सामाजिक पृष्ठभूमि को समझना अत्यंत आवश्यक है। संगीत के 2 पक्ष हैं, मार्गी अर्थात भगवत प्राप्ति के साधन का आध्यात्मिक पक्ष और देसी अर्थात जन मनोरंजन या मनोरंजन का साधन। मनोरंजन से जुड़े व्यक्तियों को सभी कालखंडों में समाज में 2यम दर्जे का स्थान मिला था। गायकों वादकों को समाज में कमोबेश यही गायकों और वादकों को भी समाज में कमोबेश यही स्थान प्राप्त था। ठुमरी जैसे नृत्य गीत की विधा को नर्तकियों ने ही अपनाया हुआ था। हमारे समाज में महिलाओं की स्थिति और स्थान क्या था ये तो सभी को ज्ञात है। देवदासी इसका एक उदाहरण मात्र है। मंदिरों और दरबारों में कुछ एक गायकों को छोड़कर नृत्य गीत संगीत से जुड़े व्यक्तियों को समाज में पूर्ण आदर कभी मिला नहीं। तो फिर ठुमरी को सम्मान कैसे मिलता, वो भी जो कि स्त्रियों नर्तकियों से संबंधित विधा रही। यही स्थिति हमारे देश में स्वाधीनता के काल तक चलती आई। आज जो हम परिवर्तन या सामाजिक स्वीकृति हमें दिखाई पड़ रही है वो पहले नहीं थी।
ये परिवर्तन मूलतः आकाशवाणी और दूरदर्शन जैसे प्रचार प्रसार के माध्यमों, मंच पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों और भारत सरकार के द्वारा दिए जाने वाले विशिष्ट सम्मानों जैसे पद्म पुरस्कार व संगीत नाटक अकेडमी सम्मान इत्यादि की वजह से संभव हुआ। शायद यही कारण था कि आकाशवाणी में जब कलाकारों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया गया तो शास्त्रीय गायन के वर्ग में ख्याल और ध्रुपद को स्थान मिला, जबकि ठुमरी को सेमी क्लासिकल या उपशास्त्रीय इस वर्ग में बांटा गया। इसी श्रेणी में दादरा के साथ चैती, कजरी, होरी, झूला इत्यादि लोकोन्मुख विधाएं व टप्पा को भी रखा गया। तवाइफों, नर्तकियों या अंग्रेजी की भाषा में नौच गर्ल, इनसे संबंधित विधा होने के कारण ये नाच शब्द जो है ना, उसी को अंग्रेजों के सामने जब ये बात आई तो उन लोगों ने इसको नाच को नौच गर्ल ऐसा NOTCH ऐसा लिखने लगे। जी जी जी। तो नौच गर्ल से संबंधित विद्या होने के कारण ठुमरी के बारे में लिखने, पढ़ने और बोलने से भी लोगों ने परहेज किया। 20वीं शताब्दी में अब तमाम पुस्तकें जब लिखी और पढ़ी जा रही हैं तो इनमें से कुछ ही मौलिक या शोधपरक हैं, जिनका उल्लेख मैंने पूर्व में ही किया है। ठुमरी गायकी का मुख्य आधार उसका भावात्मक संप्रेषण है। राग, स्वर, ताल, लय एवं अन्यान्य उपकरणों का प्रयोग करके भाव की एक ऊंची मीनार बनाना एक अत्यंत ही दुरूह या कठिन कार्य है। किसी भी भाषा को लिखना सीखने से पहले उसके व्याकरण को आत्मसात करना पड़ता है, फिर उस व्याकरण का सहारा लेकर गद्य लिखने का सूत्रपात होता है। इसके आगे की प्रक्रिया में शब्द शिल्पी पद्य या काव्य का निर्माण करता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अगर प्रतिभा या विशेष प्रकार की दृष्टि ना हो तो पद्यकार व कवि के रूप में व्यक्ति स्थापित नहीं हो सकता है। दूसरी ओर मात्र प्रतिभा या दृष्टि भी अपर्याप्त है जब तक कि उसे व्याकरण का सम्यक और पूर्ण रूप से ज्ञान न हो। बस ठीक यही प्रक्रिया ठुमरी सीखने और सिखाने की है। एक अच्छे से अच्छा गुरु भी किसी को भी ठुमरी का कलाकार नहीं बना सकता है, तो दूसरी ओर शिष्य कितना भी प्रतिभाशाली हो, जब तक उसको सम्यक शिक्षा नहीं मिलेगी वह एक उत्कृष्ट ठुमरी कलाकार नहीं बन सकता है, जैसा कि हम लोग की अभी बात हुई। स्पष्टतः इसकी एक निर्धारित प्रक्रिया है जिसके अनुपालन से ही सही दिशा में अग्रसर हुआ जा सकता है। इसलिए अनुभवी गुरुजन कहते हैं कि एक औसत दर्जे के प्रतिभाशाली विद्यार्थी को ध्रुपद या ख्याल की तालीम दी जा सकती है और अधिकाधिक मेहनत करके वह एक ठीक ठाक, बहुत अच्छा नहीं, बेहतर नहीं भले ही, लेकिन एक ठीक ठाक कलाकार बन भी सकता है और बन सकता है। परंतु ठुमरी के लिए आवश्यक विशेष क्षमता या प्रतिभा न हो तो ठुमरी गायकी का आ जाना तो असंभव ही है। जैसा कि मैंने प्रारंभ में कहा था कि लोग ठुमरी से क्या आशय लेते हैं। आज ठुमरी गायकी के 2 अंग बहु प्रचलित हैं, पूरब अंग और पंजाब अंग। पूरब अंग में भी 2 शैलियाँ हैं, एक बंधी ठुमरी और दूसरी बोल बाटकी या विलंबित ठुमरी या इस बोल बनाओ। हाँ, बंधी ठुमरी या बोल बाट की ठुमरी और दूसरी ओर विलंबित ठुमरी या बोल बनाओ की ठुमरी। हमारे इधर विलंबित दीपचंदी या जत ताल में ठहरी हुई और भावों की पंखुड़ियों को आहिस्ता आहिस्ता खोलने वाली बोल बनाव की ठुमरी ही वास्तविक ठुमरी मानी जाती है। और पंजाब अंग में चलती हुई, जिसकी लय थोड़ी चंचल हो, तो चंचल प्रकृति की दादरा या कहरवा ताल में निबद्ध गीतों को ठुमरी कहा जाता है, जिन्हें हमारे यहाँ दादरा की संज्ञा मिलती है। इसलिए साधारण जनमानस में रागों में थोड़ा सा निबद्ध किसी भी भावपूर्ण, भाव प्रधान गीतों को ठुमरी की संज्ञा दे दी जाती है। इस प्रकार के छोटे छोटे गीतों, जिन्हें कभी कभी क्षुद्र गीत भी कहा जाता है, कि भावपूर्ण संप्रेषणीयता का प्रभाव साधारण श्रोताओं पर, जिन्हें बहुत ज़्यादा संगीत के ग्रामर का ज्ञान ना हो, मतलब ऐसे श्रोताओं पर बड़ी आसानी से पड़ जाता है। इन्हें सुनना, समझना, आनंद लेना बहुत ही सरल होता है। इसलिए प्रारंभिक विद्यार्थियों को लगता है कि इन्हें सीखना भी उतना ही सरल है और उतना ही आसान है। हाँ, ये श्रोताओं की दृष्टि से लेकिन बिल्कुल अपोजिट होती है जी। जैसे ठुमरी गाना एक एडवांस्ड काम है और ठुमरी सुनना लेकिन बिल्कुल जो नए श्रोता है उनके लिए बहुत आनंददायक होता है।
जिस वजह से ये भ्रांति फैली। राइट। क्योंकि अगर उनको लगता है कि अगर ये इतना सुनना आसान है तो उसको गाना भी उतना आसान होगा। तो कभी कभी क्या होता है कि नए श्रोता वर्ग जो नया नया सुनना शुरू किए हैं इस गंभीर संगीत को, ये तो एक गंभीर संगीत है, बाकी चारों ओर तो हल्के फुल्के गाने तो हर ओर हैं। जब ये इस तरह के गाना सुनना शुरू करते हैं तो उनको ध्रुपद और ख्याल उतना आकर्षित नहीं करता है जितना कि एक ठुमरी, एक दादरा, एक चैती कजरी, चूँकि वो लोक से जुड़ा भी होता है, शब्द प्रधान भी होता है, भाव उनके हृदय को छूने में सक्षम होता है। जी, इसलिए जी। अगर हम इन्हें सीखने सिखाने की प्रक्रिया की बात करें तो इसका काव्य आधारित गीत पक्ष सीखना आसान होता है। ठीक जैसे किसी फिल्मी गीत को गुनगुनाते हुए भी हम मतलब एक आम व्यक्ति भी उसको सीख लेता है सुनकर, जिसमें पहले अनुभूति होती है, फिर उसका उद्भाव किया जाता है, अर्थात उसका समावेश करना होता है और अंततः संप्रेषण की क्रिया। स्वयं अनुभूति करना, भाव का प्रभाव उत्पन्न करना ही पर्याप्त नहीं होता है जब तक कि उसको श्रोताओं के कानों से होकर उनके हृदय तक न पहुंचाया जा सके। इस प्रकार की मर्मस्पर्शी गायन शैली जो हृदय के तारों को झंकृत कर दे, विरले ही प्रस्तुत कर पाते हैं। चेतना के उच्च सोपान पर ही यह विराजमान होता है। उस्ताद अमीर खां साहब कहते थे कि गाना वही जो रूह गावे और रूह को सुनावे। ऐसी रूहानी रूमानी गायकी जो प्रभावोत्पादक भी हो, सहजता और सुगमता से के साथ श्रोताओं के हृदय पटल को छूकर आत्मा के तार को झंकृत कर दे, ये ठुमरी के पर्याय बन जाती है। निश्चयपूर्वक कह सकता हूँ कि ठुमरी गायकी के निर्माण में भिन्न भिन्न प्रकार के अनेकों रागों में विधिवत शिक्षा दी जानी चाहिए। जितनी अधिक भिन्न भिन्न प्रकार की बंदिशें विद्यार्थियों को सिखाई जाएंगी, वह रागत्व के मूल तत्व को आत्मसात कर सकेगा। कल्पनाशील आलाप जो बंधन मुक्त हो, ताल लय को छोड़कर विचरण करे एवं पुनः पुनः प्रतिग्रहण कर वापस ताल के दायरे में वापस आ सके, इस क्रिया की निरंतर साधना की जानी चाहिए। इससे राग पक्ष, स्वर पक्ष, लय पक्ष और ताल पक्ष में भी पूर्ण अधिकार स्थापित करने में सहायक सिद्ध होगा। अगर ठुमरी गायकी के अवयवों की बात करें तो मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि ये गायकी सही माने में पूर्णता लिए हुए है एवं प्राचीन गायन पद्धति के विभिन्न अंगों का समावेश करती है। प्राचीन ग्रंथों में 4 अंग बताए गए हैं: उद्ग्राह, मेलापक, ध्रुव व आभोग। इन चारों के दर्शन ठुमरी गायकी में ही मिलते हैं। सर्वप्रथम एक पूर्वालाप या उद्ग्राह होता है। अन्य परंपरागत गायकी के समान रागों के एक एक स्वर की बढ़त इस पर आधारित न होकर संपूर्ण राग के तत्वों का एक खाका तुरंत ही खींच देता है। एक ही झटके में राग अपना अवगुंठन हटाकर प्रत्यक्ष आकर खड़ा हो जाए। ये कोई आसान प्रक्रिया तो है नहीं, ये आलाप्ति नहीं, उद्ग्राह है। अधिकांश ठुमरी गायकी में प्रारंभिक शब्द उस ठुमरी का मुखड़ा या पहली लाइन नहीं होता है, बल्कि मुखड़े से पहले ही वह कथानक या कथ्य के बारे में आभास प्रदान करता है। हाँ, जैसे बहुत सारी ठुमरी में मिलता है ये कि एक पहले ही एक शब्द होता है जो बाद में ठुमरी का वो जो ताल से बंधा हुआ अंश है उसका अंश नहीं बनता, वो मुखड़ा नहीं होता है। लेकिन अगर आप मान लीजिए ख्याल गाते हैं तो ख्याल में आपको अमूमन पहला वाला लाइन जो होता है, पहली वाली पंक्ति जो होती है वही ध्रुव हो जाता है, बार बार आता है, उसी पर तान आलाप सब कुछ गढ़े जाते हैं। सेकंड बार कुछ बंदिशों को छोड़ करके ज़्यादातर में पहली वाली लाइन ही गाई जाती है। ध्रुपद में भी ऐसा ही है। लेकिन यहाँ पे हमको ठुमरी में बिल्कुल अलग दिखता है, और जो वर्णन हमें मिल रहा है उद्ग्राह और उसका, तो वो इससे ठुमरी से ये ज़्यादा क्लोज दिखाई देता है ना कि उससे, क्योंकि इसमें वही बात आती है कि पहले जैसे मान लीजिए कि हम क्या छवि दिखला जा बाके सवरिया सवरिया रे, अब ये हमारा छवि दिखला जा रे ऐसा करके तो नहीं आ रहा है। इसके बाद उसका वो मुखड़ा वाला ताल वाला अंश आता है, ध्यान लगो
मोहे तोरा, ये आ जाता है मुखड़े के रूप में। ये और गायकी में नहीं मिलती जल्दी। जी। और छवि दिखला जा, इससे हम उस कथानक को पहले ही हम एक उपस्थित कर देते हैं कि हम कहना क्या चाहते हैं। छवि दिखला जा बांके सवरिया, अब ये बांके सवरिया छवि दिखला जा, यहाँ से हमारी बहुत सारी बातें क्लियर हो गई। ठीक इसी तरह से दूसरे ठुमरी में आता है, व्याकुल भय ब्रजबाम रे। अब बोल के व्याकुल भई, कैसी व्याकुलता, किस चीज़ से व्याकुल हुई और कौन व्याकुल हुआ? तो बोले ब्रिजबाम यानी ब्रिज की बालाएं हुई। यहाँ तक बात करके तब जाके बोलते बसुरिया, यहाँ तक खत्म। फिर बोलते अब ना बजा श्याम। ये दोनों खमाज की ठुमरियाँ इस मामले में बड़ा आधार ठुमरी का गायन का जी। प्रस्तुत करती है। ये दूसरे गायकी से बिल्कुल अलग है। बिल्कुल। हाँ, मतलब प्राचीन गायन शैली के जो तत्व माने जाते हैं कि जिस सीक्वेंस में और जैसे होना चाहिए, जैसा मिलता है शास्त्रों में, उसके उदाहरण के रूप में ठुमरी सबसे ठुमरी ही इम्पोर्टेंट है, इस मामले में सबसे ज़्यादा फिट बैठती है। राइट, ठीक। तो इसमें जैसे आपने उदाहरण अभी जो गा के बताया आपने, तो वैसा ही वो ही उदाहरण इसमें भी दिया गया है कि इस ठुमरी का मुखड़ा है ध्यान लगो मोहि तोरा। यह प्रारंभिक शब्द के मुखड़े से इतर है। छवि दिखला जा बाके सवरिया, ये प्रारंभिक शब्द है। यह मेलापक हुआ, अर्थात उद्ग्रह से लेकर ध्रुव का मेल कराने वाला। ऐसा किसी भी अन्य शास्त्रीय गायकी में नहीं होता है। ख्याल में भी पूर्वालाप के बाद सीधे हम मुखड़े पर आ जाते हैं। तीसरा पदक्षेप ध्रुव अर्थात मुखड़ा है। अंत में आता है आभोग। जहाँ ठुमरी अपने मूल भाव को पूर्णता प्रदान करने के बाद अंतरा होते हुए अपने पटाक्षेप की ओर बढ़ती है, बढ़ी लय, लग्गी लड़ी इत्यादि क्रियाओं के साथ अपनी चरमावस्था को प्राप्त करती है, प्राचीन विधि विधान के साथ इस गायकी का तादात्म्य विशेष रूप से लक्षणीय है। एक दूसरा पक्ष भी विचारणीय है, वह है स्थायी भंजनी, रूपक भंजनी व प्रतिग्रहणिका। रचना एवं कथ्य के विभिन्न शब्दों में से एक या दो को उसके महत्व के अनुसार एवं उसके काव्यिक सौंदर्य के आधार पर चयनित कर लिया जाता है। जैसे उपर्युक्त ठुमरी में बांके सवरिया, इस शब्द को स्वर के विभिन्न क्षेपण और वैविध्यपूर्ण रूपांतरणों के साथ उसके भावों के साथ तालमेल बनाकर उकेरा जाता है। हाँ, जैसे बांके सवरिया उसमें एक बड़ा मुख्य शब्द है, ध्यान लगो मोहे तोरा, तो ये तो है, लेकिन छवि दिखला जब बांके सवरिया, ये बांके सवरिया बोलने से एक भाव उत्पन्न होता है। सुंदर से सांवरा, श्याम, सलोना, बांके, तो ये जो शब्द आते ही श्रोताओं के मन में एक अलग भाव या एक अलग कल्पना, जैसे लगता है कि कोई एक वातायन या खिड़की खुल गई हो। तो अब उसको उनके मन में इस बात को पुष्ट करने के लिए अलग अलग उसके रूप, जैसे एक कृष्ण की अलग अलग सज्जा हो सकती है, उनको अलग अलग ढंग से सजाया जाता है। तो ऐसे ही सांवरिया शब्द को तरह तरह से सजाते हैं। सांवरिया रे सांवरिया, ओ सांवरिया सांवरिया रे बाके सांवरिया। अब यहाँ पे पुकार हम जब ले रहे हैं तो हम सांवरिया को वर्णित भी कर रहे हैं, उनको पुकार भी रहे हैं। ये सब भाव आता रहेगा और तब हम अपनी बात कहेंगे कि ध्यान लगो मोहे तोरा। तो ये जो बाके सवरिया एक शब्द मिल रहा है हमको, या थोड़ा और भी कोई शब्द ले लें, ध्यान लगो भी ले सकते हैं। क्रियाएं अमूमन ली जाती है, ध्यान लगो या अब ना बजाओ तो अब ना बजाओ, ये जो क्रियाएं हैं उसको हम लोग उतना ही उठाकर बार बार तरह तरह से उसको हम हाईलाइट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं और उसको भाव को वहाँ पे उपस्थित करते, क्रिएट करते हैं जी। तो ये एक स्थायी भंजनी हुआ जी। क्योंकि स्थायी के भंजन करने के बाद जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उनका विस्तार। और रूपक भंजनी जैसा अभी बताया गया, तो रूपक भंजनी में जो पूरा कथ्य है उसको भी कभी कभी पूरी तरह से दिखाते हैं।
छवि दिखला जा बाके सवरिया, ओ सवरिया ध्यान लगो मोहे तोरा। अभी जो पूरी बात हमको कहनी थी वो भी अलग अलग ढंग से दिखा सकते हैं। छवि दिखला जा बाके सवरिया रे, ध्यान, पूरी बात कहनी है तब जाके रूपक भंजनी बनेगा। ध्यान लगो मोहे तोरा, ध्यान लगो मोहे तोरा। क्या बात। तो ये स्थाई भंजनी हुआ जो इसके पहले की बात चल रही थी जी। इसके अतिरिक्त कभी कभी मूल ठुमरी के पूरे काव्य को एक साथ, जैसा अभी रूपक भंजनी की बात हुई, एक साथ उसके भाव के अनुरूप संपूर्ण कथानक को भी श्रोताओं के समक्ष लाया जाता है। इसके स्वर गठन या स्वरावली वैविध्यपूर्ण होती है, तब इसे रूपक भंजनी की संज्ञा दी जाती है। बीच बीच में आवश्यकता अनुसार एक अवकाश के उपरांत सम पर मुखड़े के साथ वापस आते हैं, यही प्रतिग्रहणिका है। इसको भी तो बताइए। स्थायी भंजनी, रूपक भंजनी और प्रतिग्रहणिका। प्रतिग्रहण करना माने कोई बात हमारी छूट गई जी, और उसको हम वापस ग्रहण करके ले आते हैं, क्योंकि ताल चल रहा है और हम उस ताल से अपने आप को हट गए। जैसे एक ताल का काल चल रहा है, एक क्रिया उतने में चल रही है, बार बार वो सम आता जा रहा है, लेकिन हम उसको ध्यान न देते हुए हम उसको एक किनारे उसके प्रति ध्यान हटा करके अपने काम में आगे बढ़ गए। भावों की ऊंचाई लाने की कोशिश करते रहे, भावों से श्रोताओं के हृदय को छूने का प्रयास करते रहे, उनके मन में कल्पना लोक में उसका चित्रण करते रहे। क्योंकि स्वर के द्वारा चित्रण करना ये संगीत का एक बड़ा काम है। आर्ट में हम रंगों के द्वारा करते हैं, साहित्य में हम शब्दों के द्वारा करते हैं। यहाँ हमारे पास स्वर है और थोड़े थोड़े शब्द हैं, तो इसके सहारे हम इन राग, वो भी रंग की तरह है, स्वर हो गए, और साथ ही साथ कुछ कुछ शब्द, पद, इन सब को लेकर के जब हम उसका चित्रण करने लगते हैं तो बीच में से जब छूट जाता है तो फिर इसको वापस लेना होता है। यही तो प्रतिग्रहणिका है। तो जो बताया गया है 3 स्टेप्स, स्थायी भंजनी, रूपक भंजनी और प्रतिग्रहणिका, इसका इतना अच्छा दर्शन और इतना वास्तविक रूप से पूरी तरह से ठुमरी में दिख रहा है, तो इस गायकी को हम कैसे कह दें कि ये बहुत अर्वाचीन है, नई है, छोटी है, क्षुद्र है, संकीर्ण है, और ये बहुत ही ऐसे लोगों के द्वारा किया जाता है जो सम्मानित नहीं है, और या जिनको और कुछ नहीं गाने आता है तो वो गा लेते गाते हैं। हाँ, ऐसा भी होता है। बिल्कुल। हाँ। इस प्रकार हम यह देखते हैं कि प्राचीन ग्रंथों में वर्णित इन सभी अवयवों और अंगों का समुदाय आज की विशिष्ट ठुमरी गायकी में स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। अंत में मैं ये कह सकता हूँ कि ठुमरी गायकी अन्य विधाओं और शैलियों से इतर एक अनूठी गायकी है। इसका निर्वहन तो अत्यंत चुनौतीपूर्ण है ही, सीखना बेहद ही मुश्किल है। प्राचीन ग्रंथों में वर्णित विशेषताओं और आधुनिक श्रोता समाज की रुचि के बीच तालमेल या सामंजस्य बनाकर उसको सहृदय कलाकार प्रस्तुत करे तो ये सर्वांग सुंदर गायकी के रूप में पुनर्स्थापित हो सकेगी। तो ये आर्टिकल तो यहाँ पे समाप्त हो रहा है, और मुझे लगता है कि ठुमरी के मतलब भले ही ये एक छोटा आर्टिकल है, लेकिन ठुमरी की अंदर क्या भाव है, क्या उसके मूल तत्व है, कहाँ से शुरू हुई, कहाँ कैसे चल रही है, वर्तमान स्थिति, पूर्व स्थिति, सबके बारे में इस छोटे से आर्टिकल में ही बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। तो मैं गुरुजी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगी। ऐतिहासिकता जो है इसके बारे में और भी बातें कही जा सकती है, कभी हम लोग किसी और, हाँ वही मैं बोलने जा रही थी कि हम अगले एपिसोड में ज़रूर इसको लेंगे, क्योंकि ज़रूर मुझे लगता है कि जो इतना अगर जो ये अच्छे से सुन लेगा उसके मन में ये बाकी विचार भी उत्पन्न होंगे इसका डिटेल स्टडी करने के बारे में। तो
आजकल तो ये है कि किताबों से पढ़कर जल्दी हम नहीं सीखते, बल्कि सुनकर जल्दी सीख हाँ, लेते हैं। तो अब ये क्या है कि आर्टिकल में जो बातें हैं जी वो शब्दों के सहारे हम उसको करने की कोशिश कर रहे हैं बिल्कुल। और फिर सीमाओं के अंदर बहुत छोटे में सारी बातें कह रहे हैं। लेकिन इसके बारे में जब हम विस्तार से बताएंगे या मेरे मन में क्या भाव था, इन शब्दों के पीछे मैं क्या भाव संप्रेषित करना चाहते हैं, जी ये इस तरह के तुमसे बातचीत करने में हम उसको अच्छी तरह बता सकते हैं। जी बीच बीच में हम डेमोस्ट्रेशन भी करते जा रहे जी हैं। जी तो ये जो डेमोस्ट्रेशन है वो आर्टिकल में तो नहीं हो नहीं, सकता नहीं, है। बिल्कुल। उसमें मैंने शब्दों को लिखा है, लेकिन उसके हम स्वर को तो नहीं बता नहीं, सकते, उसके नहीं। भाव को तो नहीं अभिव्यक्त कर सकते। तो ये तुम्हारा जो प्रयास है बहुत सराहनीय है। जी और मेरी जो और भी आर्टिकल्स हैं उस पर भी तुम ऐसे ही कभी काम करोगी, जी। मेरा ये उम्मीद है। अगले एपिसोड्स वगैरह में हम दर्शकों से, श्रोताओं से आग्रह करते हैं कि गंभीर रूप से जो संगीत को समझना चाहते, जो जिनके अंदर गंभीर चिंतन मनन करने की इच्छा है, वो इस पे आए। मुझे जो कुछ भी थोड़ा बहुत आता है मैं उसको आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और तुम इसको और भी अच्छे करोगे। इसमें हम लोगों ने ठुमरी पर काफ़ी रिसर्च किया, मैंने किया है, तुमने भी किया है। जी इस पर आगे हम लोग और चर्चाएं करेंगे। बिल्कुल। ठुमरी ये इस विषय के साथ ही साथ अन्य बहुत सारे विषयों पे गुरुजी के आर्टिकल हैं, तो मैं चाहूँगी कि अगले नेक्स्ट होता रहेगा, ये तो चलता ही रहेगा क्योंकि सतत प्रक्रिया है। तो हम आगे भी कुछ नई नई चीज़ों को लेके आपके समक्ष आएंगे और विचार विमर्श और चिंतन करेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले अंक में। गुरुजी का पुनः आभार और प्रणाम, और आप सभी को भी बहुत बहुत प्रणाम और आभार। नमस्कार। नमस्कार। बाप रे, बैठे बैठे कितना देर हुआ। देखिए कोई कुछ करता तो वो अलग बात है, बैठे बैठे हुआ है ना। ठीक बंद से। करिए। अरे बाप रे, 42 मिनट। हम तो बोले